मतलब फजूल सी इमेजिनेशन, लेकिन बहरहाल मैं आपको जिस पॉइंट पे ले जाना चाह रहा हूँ, और ये बॉयज़ पे भी इक्वली एप्लीकेबल है, यानी सब इंसानों पे एप्लीकेबल है। अगर आप किसी बहुत खुली सी जगह में, आप नहीं, कोई इंसान, आप रहने दें, कोई इंसान एक बहुत खुली सी जगह, बहुत बड़ा एरिया है, कवर्ड नहीं है, यानी ओपन मैदान है, लेकिन पब्लिक ऐसा वहाँ नहीं है, यानी आप रेगिस्तान में हैं और आपको अंदाज़ा है कि पब्लिक नहीं है। कुछ ऐसा हो कि आपके जिस्म से सारे कपड़े गायब हो जाएं, सारे के सारे, इमीडिएट रिएक्शन कुछ होगा या नहीं होगा या फ़र्क ही नहीं पड़ता, पहले ऐसे फिरते थे, हैं? इमीडिएट रिएक्शन होगा, और इमीडिएट रिएक्शन ये होगा कि आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे, है नहीं? जो प्राइवेट पार्ट्स हैं इंसान उनको छुपाएगा, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जन्नत में थे, और वो जो शैतान का सारा वाक़या है, वो उस दरख्त का पास गए, फल खाया, तो उसका नतीजा ये हुआ था कि उनके जो जन्नत का लिबास था वो गायब हो गया था, और फिर उन्होंने जो वहाँ के पत्ते थे उनसे अपने सतर कवर किए थे। तो ये जो खुला मैदान होगा, बहुत खुला रेगिस्तान है, आपको नजर आ रहा है कोई नहीं है, कोई कैमरे की आंख भी नहीं देख रही है आपको, वहां भी अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो एक फौरी रिएक्शन ये होगा कि इंसान अपने प्राइवेट पार्ट को कवर करेगा। ये जो सोच है ना कि मैंने अपना प्राइवेट पार्ट को कवर करना है, इसमें इंसान की एक फितरी चीज शामिल है कि इंसान नहीं चाहता कि जो उसकी पर्सनल चीज है वो एक्सपोज हो। इसमें बॉडी का हिस्सा भी शामिल है, कुछ पर्सनल सोचें भी शामिल हैं, कुछ बुराइयां भी शामिल हैं, कि नहीं चाहता इंसान के दुनिया के सामने एक्सपोज हो। और अक्सर एक चीज़ मैंने नोट की है, वैसे तो स्मोकिंग जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, अगर आप लोग करते हैं तो इसको छोड़ें, बहुत बुरी चीज़ है। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है कि जो बच्चे स्मोकिंग कर रहे होते हैं और कभी किसी टीचर का गुजर हो, अक्सर मैंने देखा है, मैं गुजर रहा था, बच्चे स्मोकिंग कर रहे थे, तो वो फौरन जो है ना वो सिगरेट नीचे कर लेते हैं, यानी दे वुड नॉट लाइक इट कि मैं उनको देखूं स्मोकिंग करते हुए। अब ये जो नेचुरल रिएक्शन था, ये अंदर की एक फोर्स है जो इंसान को एक्सपोज होने से रोकती है, ये होती है हया। और हर काम की ना एक बेसिक एक बुनियाद होती है, हर काम की एक बुनियाद है। जैसे अगर बिजनेस करना है, सही वाला बिजनेस, तो क्या बुनियाद होनी चाहिए उस बिजनेस की? बिजनेस करना है, ठीक है, हलाल, और इसी में वर्ड थोड़ा सा और जो मैं सुनना चाह रहा हूं, ईमानदारी, डीलिंग, ईमानदारी पे बेस होगा तो बिजनेस अच्छा होगा। अच्छा, इसी तरह से वैसे तो अक्सर कहानियों का, फिल्मों ड्रामों का भी डायलॉग रहा हो जाता है कभी कभी कि जी रिश्ते की शुरुआत जो है वो सच से होनी चाहिए, नहीं प्यार मोहब्बत तो आ ही जाएगा बाद में, सच से होनी चाहिए। तो हर चीज की ना कोई बुनियाद है, उस पर वो चीज खड़ी हुई है, अगर वो बेसिक चीज हट जाएगी तो शायद वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी। इब्ने माजा 4181 सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर दीन की एक खसलत होती है, खसलत आप समझ लें कोई बेसिक करेक्टरिस्टिक, हर दीन की एक खसलत होती है, और इस्लाम की खसलत हया है। तो इस्लाम का जो बेसिक अब बुनियाद है ना वो हया है, और हया मैंने आपको समझाया है कि वो इंटरनल फोर्स जो इंसान को दूसरों के सामने एक्सपोज होने से रोकेगी। अब वो दूसरे कौन हैं उन पर डिपेंड करता है। तो वो जो हया है, इंटरनल फोर्स, वो हया बेसिक बुनियाद है दीन इस्लाम की। कल मैंने क्या किया था, कंसोलिडेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। अच्छा, वैसा है कि कंसोलिडेशन जो है ना वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जोड़ के बनाना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बचपन में सीख के आए हैं, एसओएफपी होती है, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोज और नोट्स। तो आपके सिलेबस में ये है, ये है कैफ5 में, ये नहीं है कैफ5 में, ये आप लोग सीफैप में पढ़ेंगे, ये सीफैप में, इसी फैप में सारा ही है, मतलब ये आप कैफ में नहीं पढ़ेंगे, ये सीफैप में जाके सीखेंगे। तो हमने पढ़ना है एसओएफपी और एसओसीआई, ग्रुप एसओएफपी और ग्रुप एसओसीआई। और कल वो एक बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैं अभी से ही बता देता हूं, आपके सिलेबस में ना एक सब्सिडरी है, अदरवाइज एक से ज्यादा सब्सिडरीज हो सकती हैं, सब्सिडरी के आगे फिर सब्सिडरी हो सकती है, लेकिन वो सारा जो है ना खानदान वो सीफैप 1 में है। आपके सिलेबस में बस एक पेरेंट और एक सब्सिडरी और एक एसोसिएट एक चीज होती है, लेकिन वो बाद में बताऊंगा। तो एक पेरेंट एक सब्सिडरी, और ज्यादा मेहनत इन दोनों में से चाहिए एसओएफपी में।
तो हम लोग शुरू करते हैं कंसोलिडेटेड SOFP। कंसोलिडेटेड SOFP इससे कर रहा हूं मैं स्टार्ट। अच्छा, अपना मैंने इसमें करना ये है, अपना तरीका वारदात बता देता हूं कि मैं इसको कैसे करता हूं। इसमें कॉन्सेप्ट्स हैं और एडजस्टमेंट्स हैं बहुत सारी, और वो जो एडजस्टमेंट्स है ना, वो कुछ कह लें कि कोई बुनियादी 3-4 बातें हैं, उनके ऊपर वो मुख्तलिफ बनी हुई एडजस्टमेंट्स हैं। यानी अगर वो एडजस्टमेंट्स ना भी होती, आप में से कॉस्ट मुझसे पहले पढ़ा हुआ है, उन्हीं को मैं एक बात समझाता हूं। रेलिवेंट कॉस्ट जब पढ़ाई थी ना डिसीजन मेकिंग में, तो मैं उसमें 4 बुनियादी बातें बताता था कि वो खर्चा जो होगा, वो इनफ्लो होगा, वो खर्चा जो होना था नहीं होगा, वो इनफ्लो जो होना था नहीं होगा। ये 4 बुनियादी बातें। उसके बाद फिर इन्हीं पे बनी हुई आगे तफसील थी कि मटेरियल रेगुलर है नहीं है तो क्या है तो क्या है, स्टॉक में है तो क्या है। वो इन्हीं 4 पे बने हुए थे। अब वो बहुत सारे केसेस सिर्फ इसलिए बना लिए थे कि सवाल करने में हेल्प हो जाए। अदरवाइज अगर उन 4 बुनियादी बातों को भी कोई पकड़ ले तो कॉन्सेप्चुअली चल जाएगा। तो कंसोलिडेशन के अंदर ना जो स्टैंडर्ड है उसने कुछ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब 4-5 बुनियादी बातें, उन्हीं बुनियादी कॉन्सेप्ट्स पे पूरी कंसोलिडेशन खड़ी हुई है। अब हुआ क्या कि जब से ये सब बना, मुख्तलिफ बुजुर्गों ने किताबें लिखी और टीचर्स पढ़ाते रहे, तो फैलते फैलते एग्जाम करते करते कोई ये 15-16 किस्म की एडजस्टमेंट्स बन गई, जो हैं उन्हीं बुनियादी 4 कॉन्सेप्ट्स, 4 नहीं मुझे याद है, वैसे बता रहा हूं, शायद 4-5 बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं पे बनी हुई हैं ये 15-16 एडजस्टमेंट्स। ये 15-16 एडजस्टमेंट्स नहीं लिखी हुई आईएएस के अंदर, ये सिर्फ पास के एग्जाम्स देख के, आई कैप के, वो ICW, ACCA फाइनल, मैं चूंकि C5 में भी पढ़ाता हूं, तो इन सब को देखते देखते मैंने कुछ निचोड़ के 15-16, बल्कि शायद ज्यादा ही बनाई हुई हैं, ये एडजस्टमेंट्स बनाई हुई हैं। हो सकता है पेपर में कोई इनके अलावा भी हो जाए टेस्ट, हो सकता है, लेकिन वो जो बुनियादी 5 बातें 4 बातें हैं वो भी समझाऊंगा, और ये जो 15-16 एडजस्टमेंट्स बनाई हुई हैं ये भी कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा, ताकि अगर कोई नया केस बन जाए तो आप उसको हैंडल कर सकें। अब चूंकि है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, तो मैंने ना इसमें लिखवाने का टाइम बचा के आपको प्रैक्टिस का टाइम लगाना है। तो उसके लिए मैंने ना नोट्स डेवलप कर लिए, और वो नोट्स आपसे कल फाइल शेयर हुई होगी, और ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इनमें मैंने वो कोर्स में रख दिए। अच्छा, वो नोट्स मैंने कैसे बनाए हुए हैं, मैंने मुख्तलिफ एडजस्टमेंट्स लिखी हुई हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि फलानी चीज़ फलाने में ऐड होनी है, फलाने से लेस होनी है, ये चीज़ मल्टीप्लाई होनी है, और उसको भी इस तरह से कोशिश की है कि कॉलम बना दिए, अगर मैंने एडिड कहना था तो वो कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, बोल्ड कर दिया, ताकि वो चीज़ें ना कैची हों, वो याद रहें। इस तरह से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, और फिर आपसे कहूंगा आप ये नोट पढ़ लीजिए, आपके लिए लिखा है, देखें एडजस्टमेंट पढ़ के देख लें, ताकि आप याद कर लें। जिन लोगों को आईएएस पढ़ने का शौक है, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल आईएएस से पढ़ के आपको कभी नहीं समझ आना। ओरिजिनल आईएएस बहुत डिफरेंट तरह से लिखा हुआ है, तो ये बस आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एग्जाम्स मुख्तलिफ तरह के देख के तो निचोड़ के ये कोई मैंने 15-16 एडजस्टमेंट्स निकाली हैं। अच्छा, डिफरेंट टीचर्स का ना वर्किंग का डिफरेंट फॉर्मेट होता है, इवन के आईकैप की वर्किंग का भी डिफरेंट सा फॉर्मेट है, लेकिन एंड रिजल्ट सबका सेम आ जाता है। तो मैं अपने स्टाइल से आपको एक कराऊंगा वर्किंग फॉर्मेट सारी। अब उसमें मसला यह है कि ऑटम 19 तक ये किताब मैं ही चलाता था, तो अपने फॉर्मेट्स डाले हुए थे। फिर जब मैंने पैक छोड़ दिया था, राइस चला गया था, तो फिर ये बुक मिर्जा साहब ने ले ली थी, तो बुक मिर्जा साहब के ही पास है, तो वो थोड़े डिफरेंट तरह से फॉर्मेट्स बनवाते हैं, तो उन्होंने वो अपने फॉर्मेट्स अपने स्टाइल लिखे हुए बुक में, तो इसलिए फिर मैं आपको अलग से वो नोट दिया। और जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वो तो निकलवा लेना प्रिंट, फिर और क्या है, नहीं तो कॉपियर के पास रख देंगे। श्याम, वो ना कॉपियर के पास भी रखवा देना, ठीक है, आज ही चाहे लिखवा देना, तो जिनको हार्ड कॉपी चाहिए हो वो ले लीजिएगा। हाँ, सवाल जो हैं वो पैक की बुक से ही कराऊंगा, क्योंकि इसमें जो अदर देन पास पेपर्स हैं वो काफ़ी सारे जो मैं बनाए हुए थे वो उसके अंदर शामिल हैं, और पास पेपर्स तो हैं ही हैं। तो इसकी प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा, कॉन्सेप्ट है, और वो जो नोट्स हैं वो वही सॉफ्ट कॉपी आपसे शेयर की है। ये है जी कंसोलिडेशन की कहानी। SOFP में ज़्यादा मेहनत है, वही सारी मेहनत यहां दोबारा समझाने की बजाय यहां पर हमने सिर्फ इतना देखना होगा कि वो जो वहां एडजस्टमेंट्स पड़ी थी ना, उनकी फॉर द ईयर फिगर कैलकुलेट कैसे करनी है। तो 80% मेहनत इस पे है, 20% मेहनत इस पे है।
वैसे ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न चल रहा है एग्जाम का, तो बारी तो इसकी बनती है इस दफा बारी इसकी है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मैं इस पे 80% टाइम लगाऊं, उस पे 20% लगाऊं। टाइम अभी भी ज्यादा इस पे ही लगेगा क्योंकि मेहनत इसी पे ही बनेगी। फिर उसका फॉर द ईयर कैलकुलेट करना ये पड़ेंगे। ये ना हो कि एग्जाम में जो है वो इसका सवाल देख के आप कहें यार सर ने सारा टाइम तो SFP पे लगाया है, SFP पे तो सर ने 3 दिन लगाए थे। तो मेहनत होनी ही इसमें है, उसी मेहनत को फिर इसमें इस्तेमाल करना है। और इस दफा ज्यादा चांस SOCI के हैं। पैटर्न कुछ ऐसा चल रहा है, बड़ा है ना, ऐसे 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 करके पैटर्न है ऐसा कमाल किस्म का पैटर्न है। वो फाइल तो खैर बंद कर दी मैंने। ये ऑटम 19 में जब से एसोसिएट आया था तो इनकम स्टेटमेंट SOFP, इनकम स्टेटमेंट SOFP 2 दफा, फिर इनकम स्टेटमेंट, फिर 2 दफा SOFP, तो अब इनकम स्टेटमेंट। तो अब जो है ना वो इनकम स्टेटमेंट का चांस ज्यादा है। लेकिन हम SOFP शुरू करते हैं और SOFP पे मेहनत करते हैं। SOFP में ये लिख लेना जरूर, ताकि वो कल को ऐसी कोई स्टूडेंट पूछता रहे कि हमने कैश फ्लो क्यों नहीं पढ़े, तो ये नहीं आपके सिलेबस में। ये अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए फिर बता दूं, मैंने कल भी बताया था। अब ये जो लेक्चर 39 है ना, लेक्चर 40 कंसोलिडेशन ही में होगा। लेकिन बीच में मैं कल इतवार को इन बच्चों को बुला के और सिर्फ पढ़ा के, कुछ नहीं खिला पिला के, एक टॉपिक कराना है। वो टॉपिक जो है ना वो कंसोलिडेशन से डिफरेंट है, वो मैं अलग टैब में रखूंगा, तो वो फिर मिस ना कर देना, वो भी सुनना है लेक्चर। अरे नहीं बिल्कुल, उनको तो बताऊं ना। हाँ, इनको मैं क्लास में बुलाऊंगा, कढ़ाई गोश्त, निहारी, लस्सी, फीके की वो भी पाए, तो इसके बाद फिर हम पढ़ाई करेंगे। तो वो लेक्चर जो है ना वो आपको अलग टैब में लिखा मिलेगा। अगर इंट्रो पढ़ी हुई है तो भी शायद ऐसे ही किया हो, लेकिन अगर इंट्रो आपने नहीं पढ़ी हुई तो भी FAR 1 में मुझे अंदाजा है सारे टीचर्स शायद ऐसे ही करते हो। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट देके फिर FAR 1 शुरू करते हैं। नहीं, बेसिक डेबिट क्रेडिट तो बताते ही हैं। अच्छा, अब जब बेसिक डेबिट क्रेडिट सीखा होगा ना आपने, तो ये मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया, शुरू हो गया, SOFP शुरू हो गई। जो बेसिक डेबिट क्रेडिट सीखा होगा तो उसमें आपके टीचर्स ने आपको डेबिट क्रेडिट सिखा के अकाउंटिंग सिस्टम की पूरी पिक्चर दिखाने के लिए जर्नल, लेजर, फिर ट्रायल से आगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तक कैसे पहुंचाया, उनका फॉर्मेट सिखा दिया वैसे ही, या वैल्यूज लेके कुछ बताया होगा। तो जब वैल्यूज लेके बताया होगा ना, तो उसके लिए आपके टीचर्स ने आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होगा या जबानी लिखवाया होगा, और उससे वैल्यूज पुट करके दिखाया होगा कि ट्रायल में से ये फिगर्स जो हैं वो इनकम स्टेटमेंट में जाती हैं, फिर वहां से माइनस फलानी चीज ग्रॉस प्रॉफिट पे फलाना, माइनस फलाना, ऐड नेट प्रॉफिट, फिर इस नेट प्रॉफिट का क्या करते हैं बैलेंस शीट में वो कैपिटल में ऐड कर रहे होते हैं, और ट्रायल में जो एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उनको यहां करंट नॉन करंट करके लिख रहे होते हैं। तो आपको जो बेसिक अकाउंटिंग सिस्टम की पूरी पिक्चर दिखाई गई होगी, तो वो एक ट्रायल के सिंपल से सवाल से बगैर एडजस्टमेंट्स के इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाने का प्रोसीजर बताया होगा। उसके बाद फिर अकाउंटिंग शुरू हुई, जिसमें डिटेल से डेप्रिसिएशन भी पढ़ी, इन्वेंट्री वगैरह जो कुछ भी पढ़ा। और अगर इंट्रो में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो शायद आपको बात समझ आए। फाइनल अकाउंट्स का एक टॉपिक होता है इंट्रो में। अच्छा चलें, दफा करें बात, ये बात मैं ही छोड़ देता हूं, कुछ नहीं कहा मैंने फाइनल अकाउंट्स। तो वो जो बेसिक सारे कॉन्सेप्ट्स बताए होंगे वो सिर्फ इसलिए बताए थे कि आपको अकाउंटिंग सिस्टम की पिक्चर पूरी दिखा दें। उसके बाद फिर आगे डिटेल टॉपिक्स अलग अलग थे। इसी तरह से ना मैं आपको कंसोलिडेशन क्या होती है, P और S दो अलग अलग कंपनीज हैं, उन दोनों की अपनी अपनी बुक्स हैं, और P ने अगर S के मेजॉरिटी शेयर्स खरीदी है तो S खत्म हो गए। नहीं, दोनों अपनी जगह मौजूद रहेंगी, अपना बिजनेस कर रही होंगी, और दोनों अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे। दोनों के पास पूरी पूरी बुक्स मौजूद हैं, लेकिन पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले की जिम्मेदारी है कि वो पेरेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाए और ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए, जो कि दोनों का सिंपली सम होंगी। और कब बनेंगी ये, मतलब हर साल बनेंगी। जैसे हर साल P और S की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, तो फिर हर साल ग्रुप की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना करेंगी। और कंसोलिडेशन क्या है, बस दोनों को सम कर देना। तो कंसोलिडेशन करने का एक बेसिक सा प्रोसीजर है, फलाना ऐड, फलाना लेस, इधर लिखना है उसको उधर लिखना है। जैसे ट्रायल से मैं भी बात बता रहा था, तो मैं आपको ना पहले वो बेसिक प्रोसीजर सिखा लूं, उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट डालूंगा उसमें। तो पहले मैं आपको ना कंसोलिडेशन का बेसिक प्रोसीजर सिखाने लगा हूं, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि कंसोलिडेशन करते कैसे हैं, एडजस्टमेंट्स उसके बाद।
ये मैं कोई 5-6 मिसालों से ना सारी कहानी आपके सामने रख लूंगा। कुछ एग्जांपल्स यूज कर रहा हूं, 5-6 एग्जांपल्स दूंगा और उससे आपको मैं बेसिक जो कंसोलिडेशन करने का तरीका है, सलीका है, वो बताऊंगा। ये हेडिंग दे ली, मिटा दूं, मुझे जगह चाहिए। पी और एस, ठीक है, नाम यूज कर लो ना, पी और एस, एक कंपनी पी और एक कंपनी एस है। अच्छा, कल मैंने एक बात की थी कि कंपनी पी ने अगर एस के शेयर्स खरीदे हैं तो उसके पैसे एस को दिए हैं, हैं? नहीं, एस के पुराने कोई शेयर होल्डर्स थे, उनको पैसे देके पी ने शेयर्स खरीदे हैं। अच्छा, अभी ना मैं बैलेंस शीट में एसेट्स की लिस्ट पूरी लिखने की बजाय, क्योंकि जो काम मैं जो काम एसेट्स, बस मैं नाम एसेट्स लिख के करूंगा, अगर मैं एसेट्स लिखने की बजाय, जैसे मैं दोनों एसेट्स को ऐड कर दूंगा, पी और एस के एसेट्स को ऐड कर दूंगा, तो अगर मैं पीपी अलग और डेटर्स अलग और स्टॉक अलग और कैश अलग लिखता तो उन सबको भी एक एक करके ऐड ही करना था। तो मैं अभी वो रश मचाने की बजाय बस सिर्फ वर्ड एसेट्स यूज कर रहा हूँ, ताकि आपको ये सारा जो है ना बेसिक कहानी समझ आ जाए। ये मैं बस ना अदर एसेट्स कह रहा हूं, अब सब शामिल हैं इसके अंदर, पीपी, डेटर्स, सब इसके अंदर शामिल हैं। ये पी की लायबिलिटीज कितनी लिखूं मैं? और मुझसे रिक्वायर्ड है ग्रुप SOFP एज एट 31 दिसंबर 22। अच्छा, इसमें जब एडजस्टमेंट्स पढ़ाऊंगा ना, तो एडजस्टमेंट्स
बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूंगा कि लॉजिकली समझा के तसल्ली करा के आगे बढ़ूं। लेकिन ये जो मैं बेसिक प्रोसीजर सिखा रहा हूं ना 5-6 मिसालों पे, इस पे ज्यादा जिद ना करना। समझाऊंगा, बिल्कुल फारिग नहीं है, समझाऊंगा ही। लेकिन अगर बात ना भी समझ आए तो बस से उतरने की जरूरत नहीं है, बस चलते रहना साथ साथ। ग्रुप एसओएफपी, इन्वेस्टमेंट इन एस 40,000। अच्छा, इन सिंपल वर्ड्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनेंगी? दोनों को कंबाइन कर देंगे, यानी एसेट्स लायबिलिटीज पी और एस की आपस में ऐड कर देंगे। तो अदर एसेट्स में ले लेते हैं 60 और साथ 75, 135, और इसी तरह से कैपिटल 45 और 40, 85। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स तो उसकी हैं ही नहीं, 32, और लाइबिलिटीज 23 और 35, 58। अच्छा, इसकी रिटेन अर्निंग क्यों नहीं है? एस की रिटेन अर्निंग 0। हाँ, इसकी रिटेन अर्निंग 0 क्यों है? भाई हो सकता है पहले लॉसेस में थे, फिर प्रॉफिट कमाते कमाते अभी जस्ट 0 हुए हों। हो सकता है सारा डिविडेंड बांट देते हो, तो नहीं है रिटेन अर्निंग, हो सकता है। पी ने ये 40,000 रुपए एस को दिए, एस को नहीं दिए हैं, एस से नहीं खरीदे उसने शेयर्स। एस के शेयर्स हैं लेकिन खरीदे हैं उसने पुराने शेयर होल्डर से। हाँ, अब वो एस का लीगल शेयर होल्डर बन गया है, यानी एस का इशूड शेयर कैपिटल इसी के पास है, लेकिन इसने पैसे एस को नहीं दिए हुए। अब ये बैलेंस शीट्स हैं और हर साल यही काम होगा, 2 बैलेंस शीट्स बना करेंगी और उनको मिला के फिर ग्रुप बैलेंस शीट बनेगी। तो ग्रुप बैलेंस शीट है सिंपली लाइन बाय लाइन एडिशन। यहां तक करें नोट, फिर करता हूं बात आगे। लिखा ये एसेट क्यों है? इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल एसेट है, इन्वेस्टमेंट इन किसी कंपनी के शेयर्स, तो ये इसका एसेट है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है कि इसने कहीं किसी के शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ, ठीक है। और शेयर कैपिटल की क्या इंटरप्रिटेशन होती है? एक कंपनी का शेयर कैपिटल आ रहा है बैलेंस शीट में, तो क्या है 45,000 कि इस कंपनी ने शेयर इशू किए हुए इतनी अमाउंट के किसी को, इस कंपनी ने 40,000 रुपए के शेयर्स इशू किए हुए किसी को। तो बैलेंस शीट में आने वाला कैपिटल ये बता रहा होता है कि ये इतनी अमाउंट के शेयर्स इशूड हैं किसी को। पी की बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट एसेट क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने कहीं किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। अब यही बात मैं यहां पर बोलता हूं, ये किसकी बैलेंस शीट बना रहे हैं हम? ग्रुप की। और ग्रुप का मतलब है पी और एस दोनों कंबाइंड। यहां पर ये एसेट ग्रुप ने किसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है। दोबारा सुने, पी की बैलेंस शीट, पी की बैलेंस शीट में 40,000 का एसेट क्यों है? पी ने किसी के, है कोई, किसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, एसेट है। ग्रुप ने किसी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई, ग्रुप, अब हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, पी और एस एक ही, तो ग्रुप ने ये कहीं इन्वेस्ट किया हुआ, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो इन्वेस्टमेंट ही कोई ना हुई। इसकी एक और मिसाल बताता हूं कि अगर सिंध में कोई नेचुरल रिसोर्स निकले और पंजाब की आबादी ज्यादा है और उन्होंने वो वहां से रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करना हो, चलो कोयला निकाल लेते हैं, तो अब वो पंजाब प्रोविंस सिंध प्रोविंस में इन्वेस्ट करेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो जब आपस में असेंबलीज के अंदर बात हो रही होगी तो पंजाब वाले कहेंगे हमने सिंध में इन्वेस्ट किया हुआ है, पंजाब की सिंध में इन्वेस्टमेंट है। पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? पाकिस्तान की कहीं इन्वेस्टमेंट है? पाकिस्तान पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। तो
कंपनी पी और एस दो अलग अलग कंपनीज हैं। जब कंपनी पी की बैलेंस शीट देखते हैं तो ये 40,000 बिल्कुल मीनिंगफुल है कि पी ने कहीं किसी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है तो एसेट है। अब यही बात ग्रुप पे लगी नहीं रही। ये ग्रुप की नजर में 40,000 ग्रुप ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, नहीं किया हुआ, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये मीनिंगलेस है और ये ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आएगा। अच्छा, जब मैंने यहां 40 लिखा हुआ है तो ये टोटल इस टोटल से टैली कर जाएगा? क्यों कर जाएगा? क्योंकि ये टैली बैलेंस शीट है, ये टैली बैलेंस शीट है, हमने इनको ऐड किया है तो 175 हो जाना है। ये 40 यहां क्यों नहीं आएगा? ये बात ओके, ये 40 उड़ा देते हैं यहां से, तो टैली तो नहीं रहा। चलें फिर दूसरी बात करते हैं। ये जो कैपिटल है, इस कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाने का मकसद ये है कि ये कंपनी वाले कह रहे हैं कि इतने रुपए का कैपिटल इस कंपनी ने किसी को इशू किया हुआ है। ग्रुप ये तो वाकई किसी को इशूड है, ये तो इसी को इशूड है। ये 40,000 रुपए के शेयर्स किसके पास है? एस के शेयर्स पी के पास है, मतलब ग्रुप के अंदर ही है। तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये 40 का भी कैपिटल यहां दिखाना मीनिंगलेस है, तो इसको भी हम 85 की जगह 45 कर देंगे। तो पहले सवाल का कंक्लूजन इस मिसाल से जो समझाया, पी और एस की बैलेंस शीट लाइन बाय लाइन एडिशन, दो काम। एस में पी की इन्वेस्टमेंट वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आएगी और एस का कैपिटल वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बाकी ये ग्रुप बैलेंस शीट। ये कर लें नोट और फिर मैं एग्जांपल 2 बताता हूं। थोड़ा जल्दी है सवाल, थोड़ा जल्दी है सवाल जी। ये समझ आया कि भी नहीं आया? पेरेंट ने एस में इन्वेस्टमेंट की है तो पेरेंट के लिए ये एसेट है क्योंकि पी ने कहीं किसी जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन ग्रुप की बैलेंस शीट देखते हुए अब ये 40,000 ऐसे कह सकते हैं कि ग्रुप ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ग्रुप की नजर में तो ये कोई एसेट ही नहीं है, इसलिए ये एसेट यहां नहीं आएगा। अच्छा, वर्ड इन्वेस्टमेंट हराम नहीं है कि इन्वेस्टमेंट का वर्ड ही नहीं आना ग्रुप बैलेंस शीट में। किस इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं? जो पी ने एस में की हुई है, हो सकता है पी ने 10 जगह और की हो, वो आएंगे। सिर्फ बात हो रही है जो पी ने एस में इन्वेस्ट किया हुआ है वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, शेयर कैपिटल जब यहां लिखा हुआ है तो पढ़ने वाला यह समझेगा कि इसने किसी को अपने इतने रुपए के शेयर इशू किए हुए हैं, तो इसमें ये 40 क्या है? ग्रुप के किसी को शेयर इशूड है, नहीं एस के इशूड शेयर है जो पी के पास है, मतलब ग्रुप ने इतने रुपए के शेयर ग्रुप को इशू किए हुए, तो ये तो है ही नहीं कोई बात बताने वाली, तो इसलिए ये 40 भी इधर नहीं आएगा। तो लाइन बाय लाइन एडिशन है, लेकिन पी की एस में हुई इन्वेस्टमेंट वो बैलेंस शीट में नहीं आएगी और एस का कैपिटल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि पेरेंट के शेयर होल्डर तो है ना कोई असल में। सवाल लिख लिया था ना? सवाल तो नोट कर लिया था ना? हाँ, तो वो करें, उतने में मैं अगला सवाल बनाता हूं, आंसर करें नोट। इसकी लायबिलिटीज क्या लिखूं? 92 और 28 है, 28 बन रही। चले सवाल 2 लिखें, मैं फिर इसको सॉल्व करता हूं। क्या यही है 50? वो तो एम इखलाकन में दोबारा लिख रहा हूं, वरना तो ना भी लिखूं तो नजर आ रहा है इधर।
क्वेश्चन नोटेड। लिखा तेज तेज करें यार, मैंने 2 3 4 करनी है एग्जाम्पल, करनी है आज करनी है 4। हाँ यस, वोटिंग करा लें, 5 कराऊंगा अब। सवाल नोटेड। चले, जो बात बता चुका वो तो हो गई कि 50 यहां नहीं आना और बाकी 70 प्लस 85 155। ये बात बता चुका कि 40 यहां नहीं आना, 40 45। जो लिख रहा हूं ऊंचे आवाज में लिख रहा हूं, चलते हैं, भी चलते हैं, बताता हूं। सिक्सटी 63। अभी तक वो जो मैंने पहले बात बता दी थी वो तो पहले कह चुका। ये इन्वेस्टमेंट पी ने जो एस में की है वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आनी और एस का कैपिटल नहीं आना। ठीक है, यहां तक डन। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स बैलेंस शीट में आ रही है। रिटेन्ड अर्निंग्स जो आज तक के प्रॉफिट्स कमाए हैं और अभी बिजनेस में ही हैं, यानी ओनर ने डिविडेंड की शक्ल में ड्रॉ नहीं किए, वो होती है रिटेन्ड अर्निंग्स। इस पे हक किसका है? ओनर्स का, शेयर होल्डर्स का। तो जब वो शेयर्स पी खरीद रहा था तो पी ने 50,000 किसको दिए? एस को? नहीं, जो एस के पुराने शेयर होल्डर्स थे और अभी खरीदे, ये 2.5-3 घंटे पहले खरीद के गए। तो ये जो पेरेंट ने 50,000 रुपए दिए हैं उन लोगों को जो एस के पुराने शेयर होल्डर थे, तो वो एस की इक्विटी के मालिक थे ना, या एसेट्स के मालिक थे? तो वो कितने के मालिक थे? 50 के, पूरे 50 के। इसलिए उन्होंने 50,000 लिए और अपने शेयर्स दे दिए। अब ये जो 10,000 की रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जो ओनर्स की मेहनत से कमाए हुए प्रॉफिट्स हैं जो उन्होंने अभी ड्रॉ नहीं किए हुए, उनको रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। ये किसकी मेहनत थी? पी की या एस के पुराने लोगों की? एस के पुराने लोगों की। पी तो अब आया है, इसी वजह से पी को इन्हें ये पैसे देने पड़े। तो क्या अब ये 10,000 ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हमें रिटेन्ड अर्निंग्स कहना चाहिए? ये तो उन लोगों के थे, उनको दे दिए पैसे, तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं होने चाहिए ना। तो ग्रुप बैलेंस शीट में ये 10 नहीं आएगा और ये रह जाएगा 47। अब देखें बैलेंस शीट ये टैली होगी। रिपीट, रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं जो बिजनेस के आज तक के प्रॉफिट्स हैं, जो बिजनेस में रिटेन्ड हैं क्योंकि ओनर्स को वो नहीं बांटे गए डिविडेंड के नाम पे। ये जो कंपनी एस की रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं इधर, रिटेन्ड अर्निंग्स, इसमें अभी पी की कोई मेहनत शामिल हुई थी? नहीं, पी तो अभी ओनर बना है। तो ये एस के पुराने जो शेयर होल्डर्स थे उनका हक था। यही वजह है कि पी ने जब उन लोगों को पैसे दिए थे तो उनको 40 और साथ ये 10 50,000 दिए थे।
उन लोगों का हक था, उन लोगों का हक उनको दे दिया। तो अब ग्रुप की नजर में इस 10,000 को रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाना चाहिए। डिविडेंड नहीं बांटा, ये नहीं कह रहा डिविडेंड बांटा, उन लोगों को फारिग कर दिया पैसे देके, उनका जो हक था 10,000 वो उनको दे दिया। तो क्या अब ग्रुप की नजर में ये 10,000 स्टिल रिटेन्ड अर्निंग्स है? नहीं, तो इसलिए यहां 10 नहीं आएगा। तो अब इस 2 सवाल के बाद कंक्लूजन, लाइन बाय लाइन एडिशन, 3 काम। एस की पी की एस में इन्वेस्टमेंट वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आएगी, एस का कैपिटल भी नहीं आएगा, रिटेन अर्निंग भी नहीं आएगी। और मैंने मिसाल रिटेन अर्निंग की दी है, यही स्वरूप बाकी सारे रिजर्व्स के साथ भी है। इन शॉर्ट, पी की एस में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी और एस की इक्विटी भी नहीं आएगी। सवाल नोटेड था ना? है? चले तीसरा सवाल, ये तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल करें नोट जल्दी से, फिर सॉल्व करूं। लिखें लिखें। हम ये कह सकते हैं कि मतलब जो दोनों को कंबाइन करना है, तो जो चीजें पहले पेरेंट की बैलेंस शीट में है दोनों को ऐड करना है, तो वो दोबारा नहीं आएगी। मतलब कि जो है, जो चीजें पेरेंट की बैलेंस शीट में है वो नहीं आएंगी। सर मैं ये कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल इसकी इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है इस कंपनी में, बी ने इसमें किया, तो वो तो बी जो है अपनी बैलेंस शीट में शो करेगा, फिर वो ग्रुप में दोबारा नहीं आएगा। मतलब हां, यही समझा कि फिर जो दोबारा कैपिटल की जो चार्जेस आ रहे हैं ये बाहर निकल रहे हैं। सर इसको दूसरा जो पॉइंट था पिछले क्वेश्चन में जब डिस्कशन आप कह रहे कि ये हो गया, समझा कि पूरा समझ आया सर, बस करना है ऐसी। सर थोड़ा सा टेंशन हो गया सर। आप एफआर में भी बहुत टेंशन लेते थे, हो गया ना पास, हो जाएगा ये बीच। अच्छा चलो एग्जांपल 3 सॉल्व कराते हुए दोबारा बता देता हूं। जल्दी जल्दी। ये भी एग्जाम्पल 3 नहीं है, ये मैंने करना है अभी। ये इसको नोट करें, फिर इसको सॉल्व करता हूं। अच्छा, जिनको सारा सेम लग रहा है मैंने सिर्फ दो नंबर चेंज किए हैं। ये 50 को 54 किया है और इसको 66 किया बस। ये क्या बना? 151। एग्जाम्पल 3 नोटेड। चले जी, फरमाइश पे मैं ये कैपिटल वाली बात दोबारा बताता हूं। पी ने एस के शेयर में इन्वेस्ट किया और पेरेंट के लिए ये एक एसेट है, लेकिन पेरेंट के लिए एसेट इसलिए है क्योंकि इसने, अच्छा अब भी ना समझ आना तो कोई बात नहीं, करना ऐसे ही है। पी ने एसेट इसको इसलिए कहा क्योंकि पी ने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट की है और ये फाइनेंशियल एसेट है IFRS 9, तो ये एसेट पी के लिए तो है क्योंकि इसने कहीं इन्वेस्ट किया है। जब यही बात हम ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नहीं कहेंगे कि ग्रुप ने कहीं इन्वेस्ट किया हुआ,
तो ग्रुप की नजर में ये कोई एसेट ही नहीं है। तो जब एसेट नहीं है तो ग्रुप बैलेंस शीट में इसकी जगह नहीं है। शेयर कैपिटल जब बैलेंस शीट में आ रहा होता है ना, तो ये कौन सा शेयर कैपिटल होता है? इशूड शेयर कैपिटल। तो इसका मतलब ये होता है कि इस कंपनी ने कितनी अमाउंट के शेयर्स किसी लोगों को इशू किए हुए हैं। वो कोई लोग हमारे शेयर होल्डर्स हैं, हमने बस इशू किया हुआ है कुछ लोगों को शेयर कैपिटल। यही बात एसबी कर रहा है कि मैंने 40,000 रुपए के शेयर्स किसी को इशू किए हुए हैं। वो किसी कौन है? अब नहीं रहे पुराने, अब तो पी ने खरीद लिया ना, तो वो किसी पी है ना। जब हम इसी बात को ग्रुप बैलेंस शीट के हवाले से देखते हैं तो इस 40,000 के कैपिटल को हम ये कहेंगे कि ये ग्रुप ने शेयर्स किसी को इशू किए हैं। ये तो ग्रुप के पास ही है, क्योंकि पी और एस अब हम मिला के ग्रुप कह रहे हैं, तो ये 40,000 भी यहां शो करना नहीं बनता। और तीसरी बात, रिटेन अर्निंग्स यहां पर इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि रिटेन अर्निंग्स होती हैं जो ओनर्स की मेहनत थी और अभी तक बिजनेस में उन्होंने पैसा रखा हुआ है, ड्रॉ नहीं किया। रिटेन अर्निंग्स तो ये तो पुराने लोगों की मेहनत थी, उनको तो पैसे दे भी दिए, तो ग्रुप में उसको रिटेन अर्निंग कहना ठीक नहीं है, तो इसलिए 10 भी नहीं लिया। अब इस सवाल में अगर मैंने बस 54 और यही चेंज किया है, ये बातें तो ऐसी ही रहेंगी। अब ये टैली नहीं है, देखें क्यों टैली नहीं है, न्यूमेरिकली स्पीकिंग क्यों टैली नहीं है? क्योंकि हमने यहां से 40 और 10 50 उड़ाया है और वहां से 54 उड़ा दिए। पिछले सवाल में एस के शेयर्स पी ने कितने पैसे देके खरीदे थे? 50, और एस को दिए थे पैसे नहीं, एस के पुराने शेयर होल्डर्स। तो वो जो एस के पुराने शेयर होल्डर्स थे वो इतनी इक्विटी के मालिक थे 40 और 10, तो उन्होंने पैसे 50 लेके अपने सारे शेयर्स दे दिए थे। अब उन्होंने ये शेयर्स 54,000 के दिए हैं, यानी ज्यादा पैसे चार्ज किए। पेरेंट फिर भी पैसे देने को तैयार हो गया। क्यों मरा जा रहा है इतना वो शेयर्स खरीदने के लिए? कोई एस का अच्छा नाम होगा, बेहतर बिजनेस होगा, तो पेरेंट ने जो एक्स्ट्रा पैसे दिए वो इसलिए क्योंकि एस का एक अच्छा नाम है, तो उस अच्छे नाम को कहते हैं गुडविल। एस का अच्छा नाम, पी का अच्छा नाम, एस का। तो फिर वो अच्छा नाम अगर गुडविल है तो एस की बैलेंस शीट में कहीं आ रहा होगा वो? क्यों नहीं? क्योंकि वो एस का अच्छा नाम एस की इंटरनली जनरेटेड गुडविल थी और वो एसेट नहीं होता। लेकिन पेरेंट ने चूंकि अब पे किया है उसके लिए, तो पेरेंट की अपनी बैलेंस शीट में तो वो इसके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से अब वो किसी लोगों को पे हुआ है। किन लोगों को? तो इसको एक परचेज्ड गुडविल कहेंगे और ये यहां पर प्रेजेंट होगा एज एन एसेट। तो इन 3 मिसालों से यहां तक पहुंच गई बात कि पेरेंट ने जो एस में इन्वेस्ट किया है वो ग्रुप बैलेंस शीट में नहीं आएगा। हां, जो उसने एक्स्ट्रा पे किया है गुडविल के नाम पे वो एज एन एसेट आएगा, और एस के इक्विटी यहां नहीं आएगी। इसको नोट करने पर एक और कर रहा हूं, बस कर रहा हूं। सॉल्यूशन नोट करें ना, फिर मैं इसको करता हूं। क्या जी एक्स्ट्रा वाली बात क्या बताई? पेरेंट ने पिछली मिसाल में कितने पैसे दिए थे? हैं? क्या कंपेयर करके? नहीं, पिछला सवाल नहीं कंपेयर किया। जिन लोगों ने अपने शेयर्स बेचे हैं वो कितनी इक्विटी के मालिक थे? 50,000, लेकिन पैसे उन्होंने 54 लिए हैं। अभी इस एग्जांपल में इसका जवाब आता है। अच्छा, अब ये जिंदगी में एक ही दफा बनेंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर हर अटेम्प्ट में हाँ जी, हर साल ना जब इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी तो 7 ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनेंगी। तो अब 23 आ गया। मैंने ना वही एग्जाम्पल 3 वाला डेटा 1 साल और गुजार लिया। लायबिलिटीज बताएं, क्या लिखो? जो दिल करे लिखो।
31। चले एग्जाम्पल 4 करें नोट जल्दी। एग्जाम्पल 4 नोटेड। अच्छा, असल में सवाल में ना ये डाटा सारा दिया ही होगा। मैंने चूंकि आपको पिछली मिसाल ही कंटिन्यू करने का कहा है, तो मैंने फिर दोबारा ये नहीं बताया कि उस वक्त रिटेन अर्निंग कितनी थी, तो मैंने चूंकि पिछला ही सवाल कंटिन्यू कराया। पिछले साल ये इन्वेस्टमेंट तो उड़ा दी थी, तो ये फिर क्यों आगे बैलेंस शीट? पी की बैलेंस शीट नहीं फाड़ के फेंक दी थी। पी की बैलेंस शीट में तो वो एसेट है, आज भी एसेट है। एस का कैपिटल तो उड़ा दिया था, यहां क्यों आ रहा है? एस के लिए तो ये सब सही है, पी के लिए और एस के लिए ये इनकी बैलेंस शीट बिल्कुल मीनिंगफुल हैं, लेकिन जब हम इनको मिला के ग्रुप पॉइंट ऑफ से बात करते थे, तब ये इन्वेस्टमेंट इन एस नहीं बनता था, तब एस का कैपिटल यहां शो होना नहीं बनता था, तब यहां गुडविल 4000 आनी बनती थी, क्योंकि पेरेंट ने पुराने लोगों को 4000 एक्स्ट्रा दिया है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अगले साल अब ये फिगर्स बदल गई होंगी, अभी भी इन्वेस्टमेंट एसेट ही आ रहा। ये क्यों बदल गया? रिटेन अर्निंग, लायबिलिटी, साल गुजर गया, चेंज हो गई चीजें। अच्छा, अब क्या होगा? ये तो ऐसे ही होगा कि इन्वेस्टमेंट इन एस यहां नहीं आएगा। अदर एसेट 75 प्लस 90 165, गुडविल 4000 नहीं आएगी। अच्छा, ये बता दूं कि गुडविल IAS 38 में नहीं है, यानी ये एमोर्टाइज नहीं होगी। मैक्सिमम होगा भी ना, जो कि अगली क्लासेस में होगा, वो इसकी इंपेयरमेंट होगी तो होगी, एमोर्टाइज ये नहीं होगी। तो गुडविल या 4000 आएगी, या बस पिछले साल दिखा दी बहुत है। अब एसेट है तो जब तक बैलेंस शीट बनेगी एसेट रहेगा। मैंने कहा एमोर्टाइज ये नहीं होगी क्योंकि IAS 38 में ये नहीं है। इंपेयर होगी तो होगी, तो वो मैंने भी की नहीं इंपेयर, तो ये गुडविल ऐसे ही रहेगी, क्योंकि गुडविल का मतलब है पेरेंट ने जब शेयर्स खरीदे थे तो कितने एक्स्ट्रा पैसे दिए थे, तो वो तो अब भी 4000 ही है ना, या ये बदल जाएगी बात? अब ये तो हिस्टोरिक फिगर है, ये तो 4 ही रहेगा इस साल भी। और ये कैपिटल वाली बात वही जो पहले हो चुकी थी। लायबिलिटीज 31 प्लस 32। पिछले सवाल में 10,000 को रिटेन अर्निंग्स वहां ग्रुप में क्यों नहीं लिया था? क्योंकि पेरेंट की वो मेहनत थी ही नहीं, तो उसको रिटेन्ड अर्निंग्स क्यों कहते? पुराने लोगों की थी, इनको दे के पैसे फारिग कर दिया था। लेकिन अब अच्छा, वो 10,000 खत्म होके फिर 18 आया है, या वो 10-18 बन गया? वो 10 खत्म क्यों नहीं हुआ? उनको तो पे कर दिया था, उन लोगों को तो पैसे दे दिए थे। एस ने नहीं उनको पैसे दिए थे, एस ने नहीं उनको डिविडेंड देके यहां से फारिग कर दिया था, वो पी ने बारों बार पैसे दिए थे, तो इसकी बुक्स में तो वो अभी भी रिटेन अर्निंग्स ही कहलाएंगी। लेकिन इस 18 में से पेरेंट की जो मेहनत का हक है वो 8 है, तो इसके हम करते हैं 2 हिस्से। ये कहलाएगा प्री एक्विजिशन, जो कि इस सवाल में 10,000 है, और एक कहलाएगा पोस्ट एक्विजिशन, जो कि इस सवाल में 8,000। तो 10,000 के साथ तो अभी भी वही सलूक है। इसको ग्रुप में इसलिए नहीं लेना क्योंकि पेरेंट का तो मेहनत है ही नहीं इसमें। इस 8 को बिल्कुल करना है,
तो पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स के साथ 18 नहीं 8 ऐड होगा। ये है जी ग्रुप बैलेंस शीट। इन चार मिसालों का कंक्लूजन, पी और एस लाइन बाय लाइन एडिशन है, लेकिन पेरेंट ने जो एस में इन्वेस्टमेंट की है वो ग्रुप में नहीं लिखनी। हाँ, जो एक्स्ट्रा पे किया है वो गुडविल एसेट लिखना है। एस का कैपिटल नहीं लिखना, एस के प्री एक्विजिशन रिजर्व नहीं लिखने, लेकिन पोस्ट को यहां ऐड करके लिखना। ये हुआ है अब तक, और बाकी मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज।